नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तो आप सभी का बायोलॉजी क्लासेज में स्वागत है। तो आज हम लोग करेंगे केमिस्ट्री का बीपीएससी पीवाईक्यू सीरीज़ करेंगे। ये पहला एपिसोड है, ठीक है ना। इसमें हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री का पूरा जितना भी क्वेश्चन आया है सारे को हम लोग सीरीज वाइज करेंगे, ठीक है। प्रत्येक एपिसोड में हम लोग क्वेश्चन लाएंगे और पूरा व्याख्या के साथ उसका क्या करेंगे, हम लोग विश्लेषण करेंगे। और आपका ये बीपीएससी 1.0, 2.0, 3.0 में जितना क्वेश्चन पूछा गया सारे क्वेश्चन को हम लोग व्याख्या करेंगे, पूरा विश्लेषण करेंगे, ठीक है। और ये अपना बुक है सामान्य अध्ययन यूथ कंपटीशन टाइम्स का ये बुक है। इसमें बीपीएससी द्वारा जितना भी क्वेश्चन पूछा गया सारे क्वेश्चन इसमें इंक्लूड है और पूर्ण व्याख्या के साथ इसमें दिया गया है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। चैप्टर नंबर 1 भौतिक रसायन। जल में कौन सा बंध पाया जाता है? तो जल में आपका हाइड्रोजन बंध पाया जाता है ना। जल में हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। पानी के अणु में ऑक्सीजन परमाणु और हाइड्रोजन परमाणु सहसंयोजक बंधन में इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं। ऑक्सीजन परमाणु हाइड्रोजन परमाणु की तुलना में इलेक्ट्रॉनों को थोड़ा अधिक मजबूती से आकर्षित करता है। 2 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका? निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी है? तो सबसे बड़ी आपका लिथियम की है। सबसे बड़ी परमाणु त्रिज्या किसकी है? आपकी लिथियम की है। देखते हैं इसका विश्लेषण। किसी परमाणु के नाभिक से उसकी बाहरी इलेक्ट्रॉन कक्षा के बीच की दूरी को परमाणु त्रिज्या कहते हैं। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत त्रिज्या का एक सटीक माप प्रस्तुत करता है, जिसके अनुसार दो बंधित परमाणुओं के नाभिक के बीच की दूरी के आधार पर त्रिज्या का निर्धारण करते हैं। बंधन के आधार पर परमाणु की त्रिज्या अलग अलग त्रिज्या होगी, इसलिए परमाणु का कोई निश्चित दायरा नहीं होता है। इसलिए परमाणु की कोई भी त्रिज्या उनके द्वारा बनाए गए बंधों पर निर्धारित की जाती है। जो उसके बनाए गए बंधों पर की जाती है, उसकी निर्धारित की जाती है। उपयुक्त विकल्प में लिथियम की परमाणु त्रिज्या 167 पिकोमीटर सर्वाधिक है। अन्य विकल्पों बेरिलियम तथा बोरॉन की परमाणु त्रिज्या क्रमशः 112 पिकोमीटर। इसका परमाणु त्रिज्या कितना है आपका? 112 पिकोमीटर तथा 87 पिकोमीटर है। अगला देखते हैं नोट में क्या दिया गया। फ्रांसियम की परमाणु त्रिज्या सर्वाधिक 348, कितना है इसका? 348 पिकोमीटर तथा हीलियम की परमाणु त्रिज्या न्यूनतम 0.208 नैनोमीटर होता है ना। इसका कितना होता है? 0.208 नैनोमीटर किसका होता है? आपका फ्रांसियम का होता है कि नहीं? सबसे ज़्यादा आपका फ्रांसियम का होता है और सबसे कम की बात करते हैं तो सबसे कम किसका होता है? आपका हीलियम का होता है। 3 नंबर क्वेश्चन। फलों को जबरदस्ती पकाने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो आपका एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। एथिलीन का प्रयोग किया जाता है फलों को जबरदस्ती पकाने के लिए। फलों को जबरदस्ती पकाने के लिए एथिलीन गैस का उपयोग किया जाता है। एथिलीन एक रंगहीन गैस है जिसका रासायनिक सूत्र C2H4 होता है ना। C2H4 होता है। इसके संपर्क में आने पर फल पक जाते हैं, क्योंकि एथिलीन हवा में ऑक्सीजन गैस के साथ प्रतिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनाती है। ये उत्पाद फलों के पकने की प्रक्रिया को तेज करने में मदद करती है। सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं। यह कौन सी अभिक्रिया है? तो यह आपका उदासीनीकरण अभिक्रिया। इसको कौन सी अभिक्रिया बोलेंगे हम? इसको उदासीनीकरण अभिक्रिया कहेंगे। चलिए इसका विश्लेषण देख लेते हैं। विश्लेषण क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनता है। यह अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया है, जिसमें अम्ल और क्षार की क्रिया करके एक लवण और जल का निर्माण करते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका? NaOH प्लस HCl क्या बन जाएगा आपका? NaCl प्लस H2O बना देगा। अगला देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इमली में आपका टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इमली में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। इमली में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। और सिरका में आपका एसिटिक अम्ल पाया जाता है। सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है। दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। नींबू का रस में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। अंगूर में आपका टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है। अगला 6 नंबर क्वेश्चन पर बढ़िए। लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से
क्या होगा? इसमें हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगा। हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का क्या होता है? उत्पादन होता है। देख लेते हैं। लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाने पर हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड फेरिक क्लोराइड का उत्पादन होता है। तो आयरन Fe+2HCl क्या बनेगा आपका? FeCl2+H2 बनेगा, है ना। अगर धातु को आप क्या करते हैं, धातु को अम्ल के साथ अभिक्रिया कराने पर नमक क्या बना है? प्रक्रिया कराने पर नमक, आयरन क्लोराइड और गैस क्या आपका निकलेगा? H2 गैस उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका pH 7 से अधिक होगा? किसका pH 7 से अधिक होगा? रक्त प्लाज्मा का जो pH है आपका 7 से अधिक होगा। जो ब्लड होता है, रक्त होता है, उसका pH मान कितना होता है? 7 पॉइंट क्या होता है? 7.4 होता है। 7.3 से 4 के बीच में होता है। मानव रक्त प्लाज्मा ब्लड प्लाज्मा का pH मान 7 से अधिक है। पानी में घुलनशील पदार्थों की अम्लता या क्षारीयता को मापने का मापक pH मान कहलाता है। pH मान पैमाने 0 से 14 तक इसका रेंज होता है। इसका रेंज pH पैमाने का जो रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है? 0 से 14 तक निर्धारित होता है। pH का मान 7 होने वाले पदार्थों को उदासीन पदार्थ माना जाता है, कहा जाता है, जबकि 7 से ऊपर के pH वाले पदार्थ क्षारीय तथा 7 से कम pH मान वाले पदार्थ अम्लीय प्रकृति के होते हैं। प्लाज्मा रक्त का अजीवित तरल भाग होता है। प्लाज्मा क्या होता है? रक्त का अजीवित तरल भाग होता है। यह रक्त का लगभग 60% भाग होता है। प्लाज्मा भोजन एवं हार्मोन का शरीर में संवहन करता है ना। तो प्लाज्मा क्या करता है? प्लाज्मा भोजन एवं हार्मोन का शरीर में संवहन करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ टिंडल प्रभाव दिखाएगा? निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ टिंडल प्रभाव दिखाएगा? तो टिंडल प्रभाव दिखाएगा आपका सब दिखाएगा। NaCl का पतला घोल ये भी टिंडल प्रभाव को दिखाता है। दूध भी टिंडल प्रभाव को दिखाता है। स्टार्च सॉल्यूशन ये भी किसको दिखाएगा? आपका टिंडल प्रभाव को दिखाता है। अगला देख लेते हैं इसका विश्लेषण। जब प्रकाश की किरण को किसी कोलाइडी कणों के आकार जिसका कोलाइडी कणों का आकार 1 से 100 नैनोमीटर हो, है ना, से गुजारा जाता है तो कोलाइडल कणों द्वारा प्रकाश की किरण के प्रकीर्णन की घटना को टिंडल प्रभाव कहा जाता है। दूध तरल में तरल का एक कोलाइड है जिसे पायस कहते हैं। स्टार्च भी एक कोलाइडी विलयन है। ये दोनों विलयन कोलाइडी विलयन होने के कारण टिंडल प्रभाव उत्पन्न करता है। 9 नंबर क्वेश्चन को चलिए देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया गया है, क्रिस्टलीकरण शुद्ध पदार्थ के क्रिस्टलों को उनके विलयन से निकालने की प्रक्रिया है। दूसरा है आपका, क्रिस्टलीकरण के दौरान घटक परमाणुओं और अणुओं के बीच एक बंधन स्थापित होता है। और तीसरा कथन है आपका, यह रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो इस प्रकार से आपका 1 और 2 सही होगा। ये रासायनिक परिवर्तन का ये उदाहरण नहीं होता है। तो ऑप्शन जो कथन 1 है और कथन 2 ये दोनों क्या है? सही है। क्रिस्टलीकरण शुद्ध पदार्थ के क्रिस्टलों को उनके विलयन से निकालने की प्रक्रिया है, सही बात है। दूसरा, क्रिस्टलीकरण के दौरान घटक परमाणुओं और अणुओं के बीच एक बंधन स्थापित होता है, ये भी सही है। यह रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, ये आपका आंसर गलत है ना, ये कथन गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल 1 और 2। इसका विश्लेषण देख लीजिए। क्रिस्टलीकरण ठोस यौगिक को क्रिस्टल रूप में उसके घोल से अलग करने की प्रक्रिया है। यह एक भौतिक परिवर्तन है। उदाहरण के लिए समुद्री जल द्वारा प्राप्त नमक को शुद्ध करने में क्रिस्टलीकरण के दौरान घटक परमाणुओं एवं अणुओं के मध्य एक बंधन स्थापित होता है। अगला क्वेश्चन देखिए। जलीय विलयन जिसका pH मान क्या है? 0 होगा। जलीय विलयन जिसका pH मान 0 होगा तो वो क्या कहलाएगा? आपका अम्लीय कहलाएगा। जिसका अगर 7 होगा तो उदासीन कहलाएगा। जिसका 7 से ज़्यादा होगा तो क्या कहलाएगा? वो क्षारीय कहलाएगा। TRE 2.0 में पूछा। अगला देखते हैं इसका विश्लेषण।
पीएच जलीय या अम्ल तरल विलयनों की अम्लीयता या क्षारीयता का मात्रात्मक माप है। किसी विलयन की पीएच स्केल पर 0 से 7 तक माप अम्लीयता को दर्शाता है, जबकि 7 से 14 तक माप विलयन की क्षारीयता को दर्शाता है। पीएच स्केल पर किसी विलयन का 7 मान उदासीन विलयन को दर्शाता है। पीएच स्केल पर जिस विलयन का मान जितना कम होता है उसकी अम्लीयता उतना ही अधिक होता है। इस प्रकार किसी विलयन का 0 पीएच मान अम्लीयता को क्या करता है? अम्लीयता को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए बढ़िए। 11 नंबर क्वेश्चन है, उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? उदासीन विलयन का पीएच मान आपका 7 होता है। 12 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विलयन के पीएच का मान 7 से अधिक है? तो आपका क्षारीय विलयन का पीएच मान क्या होता है? 7 से अधिक होता है। 3 नंबर क्वेश्चन, रासायनिक गुणों को अपरिवर्तित रखते हुए एक परमाणु के नाभिक में जोड़े जाने वाले कण है क्या? आपका न्यूट्रॉन है। रासायनिक गुणों को अपरिवर्तित रखते हुए एक परमाणु के नाभिक में जोड़े जाने वाले कण क्या? आपका न्यूट्रॉन है। देख लेते हैं, TRE 2.0 में पूछा है, रासायनिक गुणों को अपरिवर्तित रखते हुए एक परमाणु के नाभिक में जोड़े जाने वाले कण क्या होता है? आपका न्यूट्रॉन होता है। न्यूट्रॉन एक विद्युत उदासीन कण है। यह पूरी तरह से मुख्य कण नहीं है ना? ये पूरी तरह से मुख्य कण नहीं है, बल्कि यह अस्थायी सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। न्यूट्रॉन पर क्या होता है? कोई चार्ज नहीं होता है। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है ना? अगला 14 नंबर देखते हैं, जिन डिब्बों में खाना पैक किया जाता है उन पर टीन की परत चढ़ी होती है, न कि जिंक की। क्यों चढ़ी रहती है इसकी बताइए? तो ये चढ़ी रहती है, जिंक टीन की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील है। जिंक क्या है? टीन की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील है, यानी जिंक क्या कर लेगा? बहुत जल्दी रिएक्शन कर लेगा, और टीन से क्या है? ज़्यादा रिएक्टिव है। कौन? आपका जिंक। इसलिए प्रयोग नहीं किया जाता, नहीं तो जो सामान होगा वो खराब हो जाएगा। खाना पैक करने वाले डिब्बों में जिंक की परत इसलिए नहीं चढ़ाई जाती है क्योंकि यह भोजन के अम्ल या क्षार से प्रतिक्रिया कर खाद्य पदार्थ को जहरीला बना सकता है, जबकि टीन काफ़ी कम प्रतिक्रियाशील होता है, जिससे खाद्य पदार्थ लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। 15 नंबर क्वेश्चन, अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण संख्या घटती है, ऑक्सीकरण संख्या क्या करती है? घटती है, को कहा जाता है क्या? कहा जाता है इसको? अपचयन कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं? अपचयन कहा जाता है। जिसमें ऑक्सीजन की संख्या घटेगी उसको हम लोग क्या कहेंगे? अपचयन कहेंगे, और जिसमें ऑक्सीजन की संख्या बढ़ेगी तो उसको क्या कहेंगे? हम लोग उपचयन बोलेंगे। ठीक है, देख लेते हैं। ऑक्सीकरण शब्द का प्रयोग तत्वों तथा यौगिकों के ऑक्सीजन के संयोजन के लिए होता है। दिए गए पदार्थों में तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या में ह्रास अपचयन कहलाता है। दूसरे शब्दों में पदार्थों द्वारा एक या अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के प्रक्रम को अपचयन कहते हैं। ठीक है ना? अपचयन किसको कहेंगे? दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं, किसी पदार्थों द्वारा एक या अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रक्रम को, या इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा तो भी उसको क्या बोलेंगे? हम लोग अपचयन बोलेंगे। देख लीजिए यहाँ पे 2ZnO प्लस 2Zn प्लस O2। देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन साथ में था और यहाँ ऑक्सीजन क्या हो गया? अलग हो गया। तो ये कौन सा अभिक्रिया कहलाएगी? यह अपचयन अभिक्रिया कहलाएगी, रिडक्शन अभिक्रिया कहलाएगी। अगर इसको उलट देंगे तो ऑक्सीजन क्या कर गया? इसमें जुड़ गया, तो उसको क्या बोलेंगे? ऑक्सीकरण अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया कहेंगे। इस प्रकार से ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है? आपका अपचयन कहलाता है, और ऑक्सीजन का जुड़ना आपका उपचयन कहलाता है। 16 नंबर क्वेश्चन, पेंसिल लेड बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। लेड पेंसिल को बनाने के लिए ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। ग्रेफाइट कार्बन का एक अपरूप है। क्या है? ग्रेफाइट कार्बन का क्या है? एक अपरूप है। इसमें कमजोर सहसंयोजक बंधों द्वारा बंधी कार्बन परमाणुओं की फिसलन युक्त परतें होती हैं, जिसके कारण इसकी प्रकृति कोमल होती है और इसे
भारी मशीनों में ठोस संनेहक के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसका उपयोग बैटरी में इलेक्ट्रोड के रूप में भी किया जाता है। अगला 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, जब पानी जम जाता है तो उसका घनत्व तो क्या हो जाएगा? उसका घनत्व तो कम हो जाएगा, है ना। जब पानी जम जाएगा तो उसका घनत्व तो क्या हो जाएगा? उसका घनत्व तो कम हो जाएगा। जब पानी जम जाता है तब उसका घनत्व तो कम हो जाता है। जब पानी को ठंडा किया जाता है तो उसका घनत्व तो क्या करता है? बढ़ जाता है ना। तो जब पानी जम जाता है तो उसका घनत्व तो कम हो जाता है। जब पानी को ठंडा किया जाता है तो उसका घनत्व भी क्या करता है? बढ़ जाता है। लेकिन 4 डिग्री सेल्सियस पर यह अधिकतम घनत्व तक पहुंच जाता है। बर्फ की संरचना में मौजूद खाली जगह के कारण यह क्या करता है? घट जाता है। बर्फ की संरचना में मौजूद खाली जगह के कारण यह घट जाता है। जलीय जीवन के लिए पानी का यह गुण बहुत महत्वपूर्ण है। अगला 18 नंबर क्वेश्चन, कौन सा घोल सबसे अधिक सांद्र है? कौन सा घोल सबसे अधिक सांद्र है? तो आपका 2 मिलीलीटर घोल में 2.6 ग्राम क्या है? आपका विलय है कि नहीं? ये सबसे ज़्यादा क्या आ जाएगा? सांद्र। देख लेते हैं, दिए गए विलयनों में 2 मिलीलीटर घोल में 2.6 ग्राम विलय सबसे अधिक सांद्र है, जिसकी विलयन की सांद्रता आपका, अब देख लीजिए, विलय का द्रव्यमान बटा में विलयन का द्रव्यमान गुना 100, ये इससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं? सांद्रता निकाल सकते हैं। ठीक है ना। विलय जो उसमें घुलता है, विलयन जिसमें घुलाया जाता है ना, और गुना क्या कर देंगे हम? 100 कर देंगे तो क्या निकल जाएगा? आपका सांद्रता निकल जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित धनात्मक रूप से आवेशित कण है? तो आपका क्या है? अल्फा किरण, है ना। रेडियोधर्मी जो तत्व होता है, रेडियोधर्मी जो किरण होता है, अल्फा बीटा गामा होता है। अल्फा पे आपका पॉजिटिव चार्ज होता है और बीटा पे क्या होता है? आपका निगेटिव चार्ज होता है और गामा पे कोई सा चार्ज नहीं होता। देख लेते हैं, एक रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित धनात्मक रूप से आवेशित कण अल्फा कण होती है। ये कण अति सूक्ष्म धन आवेशित कणों से बनी होती है। इस कारण विद्युत क्षेत्र से होकर गमन करते समय ये किरणें विद्युत क्षेत्र के ऋण ध्रुव की ओर मुड़ जाती है। किधर मुड़ जाएगी? ऋण ध्रुव की ओर मुड़ जाएगी। इसलिए ऋण ध्रुव की तरफ मुड़ती है क्योंकि आपका अल्फा पर पॉजिटिव चार्ज होता है और पॉजिटिव निगेटिव में क्या होगा? आकर्षण होगा। इसलिए निगेटिव ध्रुव की तरफ यह क्या करती है? मुड़ जाती है। चूंकि अल्फा कण में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, इसलिए अल्फा कण एक धन आवेशित कण है। क्वेश्चन नंबर 20, HOOCCOOH को कौन सा अम्ल कहा जाता है? तो इसको ऑक्जेलिक अम्ल कहा जाता है। इसको क्या नाम है? इसका नाम है आपका ऑक्जेलिक अम्ल। देख लेते हैं इसका विश्लेषण। HOOCCOOH को ऑक्जेलिक अम्ल कहा जाता है। यह द्विकार्बोक्सिलिक अम्ल है। कैल्शियम ऑक्जिलेट के रूप में यह प्रायः पौधों की कोशिकाओं में पाया जाता है। थोड़ी मात्रा में यह मूत्र में भी पाया जाता है। मानव गुर्दे में कैल्शियम ऑक्जिलेट के एकत्रित होने के कारण ही पथरी की बीमारी होती है। 21 नंबर क्वेश्चन क्या है? आपको 3 परख नलियाँ दी गई है, उनमें से एक में आसुत जल और अन्य 2 में से एक में अम्लीय विलयन तथा दूसरे में क्षारीय विलयन है। इनमें से किस में लाल लिटमस नीला हो जाएगा? किस में हो जाएगा? आपका क्षार में लाल लिटमस क्या हो जाएगा? आपका नीला हो जाएगा। ठीक है। अगर नीला लिटमस पेपर को अगर अम्ल में रखते हैं तो आपका वो क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा। 3 परख नलियों में से जिस परख नली में क्षारीय विलयन होगा उसमें लाल लिटमस पेपर क्या हो जाएगा? नीला हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन, एसिटिक अम्ल का गंध किसके समान होती है? तो ये आपका सिरका के समान होती है। एसिटिक अम्ल की गंध किसके समान होती है? सिरका के समान होती है। एसिटिक अम्ल की गंध सिरका के समान होती है। एसिटिक अम्ल अनेक फलों के रसों में मुक्त अवस्था में पाया जाता है। यह विशेष रूप से सिरके में पाया जाता है। इसे व्यापारिक स्तर पर पायरोलिग्नियस अम्ल से प्राप्त किया जाता है। किसे प्राप्त किया जाता है? इसको पायरोलिग्नियस अम्ल से प्राप्त किया जाता है। अगला 23 नंबर क्वेश्चन, शुष्क HCl गैस शुष्क लिटमस पत्र का रंग क्यों नहीं बदलती है? क्यों नहीं बदलती है बताइए। तो कोई H3O+ आयन मौजूद नहीं होगा,
है ना। अगर ये मौजूद होगा तभी क्या करेगा, रंग बदलेगा। लिटमस केवल H3O+ आयन की उपस्थिति में रंग बदलता है। शुष्क HCl गैस शुष्क लिटमस पत्र का रंग नहीं बदलता है क्योंकि कोई H3O+ आयन मौजूद नहीं होगा। लिटमस केवल H3O+ आयन की उपस्थिति में रंग बदलता है। अगला 24 नंबर क्वेश्चन, गैसीय से तरल या ठोस अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको संघनन कहते हैं। गैस से तरल या ठोस अवस्था में, गैस से आपका किस में बदलेगा, आपका तरल में बदल जाए या फिर ठोस में बदल जाए। ठोस अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? संघनन कहते हैं, संघनन कहते हैं। देखते हैं, संघनन वह प्रक्रिया जिसमें कोई गैस ऊष्मा को निष्कासित कर द्रव या ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। अगला है शुष्क बर्फ। शुष्क बर्फ की बात करते हैं। CO2 प्रक्रिया के लिए आपका क्या हो जाएगा, ΔH धनात्मक और ΔS ऋणात्मक, ΔH ऋणात्मक, ΔS धनात्मक, ΔH और ΔS दोनों ऋणात्मक, ΔH और ΔS दोनों धनात्मक। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा, सही हो जाएगा। ΔH, ΔH और ΔS दोनों क्या होता है, इसके लिए धनात्मक होता है। ΔS और ΔH दोनों क्या होता है, धनात्मक होता है। इसका विश्लेषण देख लेते हैं। इसमें शुष्क बर्फ का ऊर्ध्वपातन होता है। ΔH सकारात्मक, ΔH क्या होगा आपका, सकारात्मक, क्योंकि उदात्त होने पर ऊर्जा लेता है। शुष्क बर्फ CO2 गैस की तुलना में अधिक व्यवस्थित है, इसलिए ΔS भी क्या होता है, सकारात्मक होगा। 26 नंबर क्वेश्चन, एक त्रिक्षारकीय अम्ल का धातु भार 176 है। इसका तुल्यांकी इक्विवेलेंट भार क्या होगा? तो इसका भार हो जाएगा आपका 58.66। देख लेते हैं इसका विश्लेषण। तुल्यांकी भार निकालने के लिए बोले तो इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए आपका पूरा यौगिक का अनुभार निकालना होगा, बट्टा में संयोजकता निकालना होगा। तो त्रिआयामी अम्ल के लिए जो n का मान होता है कितना होता है, संयोजकता इसका 3 होता है। संयोजकता कितना होता है, 3 होता है। और उसका अनुभार दिया गया आपका 176। तो कितना हो जाएगा आपका आंसर, दोनों को कट्टम पिट्टम कीजिएगा, कितना हो जाएगा 58.66। अगला क्वेश्चन 27 नंबर क्या है, चांदी, लोहा और तांबा प्रकृति में प्रतिक्रियाशील है, निम्नलिखित में से उनकी प्रतिक्रिया का सही क्रम क्या होगा? चलिए इस पे बात करते हैं। चांदी, लोहा, तांबा प्रकृति में प्रतिक्रियाशील है, निम्नलिखित में से उसकी प्रतिक्रिया का सही क्रम क्या हो जाएगा? तो सबसे ज़्यादा तो इसमें आपका लोहा प्रतिक्रिया करेगा, है ना, उसके बाद तांबा करेगा, उसके बाद क्या करेगा, चांदी करेगा, है ना। तो लोहा, तांबा, चांदी कहाँ पर है, कहीं नहीं। लोहा, चांदी, अच्छा नहीं, गलत। तो पहले क्या आ जाएगा, लोहा, तांबा, चांदी होना चाहिए, ठीक है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ई सही हो जाएगा, इसमें से कोई नहीं हो जाएगा। सबसे ज़्यादा आपका लोहा करेगा, उसके बाद तांबा, उसके बाद चांदी। धातुओं की अभिक्रियाशीलता श्रृंखला के आधार पर चांदी, तांबा, लोहा की अभिक्रियाशीलता का क्रम सबसे कम होगा आपका चांदी का, उसके बाद तांबा का, उसके बाद लोहा का। चूंकि प्रश्न में अभिक्रियाशीलता के बढ़ते या घटते क्रम का उल्लेख नहीं किया गया है ना, ऑप्शन ई सही है। अगला 28 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक तत्व के समस्थानिक अलग अलग होते हैं तो द्रव्यमान संख्या में, एक अलग के समस्थानिक अलग अलग होते हैं किस संख्या में, आपका द्रव्यमान संख्या में समस्थानिक। ऐसे तत्व जिसका परमाणु क्रमांक समान हो, ऐसा तत्व जिसका परमाणु क्रमांक क्या हो, आपका समान हो, परंतु द्रव्यमान संख्या परमाणु भार भिन्न होता है, समस्थानिक कहलाता है। और समस्थानिक किसको कहते हैं, संभारिक में क्या होता है, परमाणु द्रव्यमान समान होता है लेकिन परमाणु संख्या क्या होती है, अलग अलग, परमाणु क्रमांक क्या होती है, अलग अलग होती है। चलिए देख लेते हैं। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। देख लीजिए सबका परमाणु क्रमांक क्या है, सेम है, और परमाणु द्रव्यमान क्या है आपका, अलग अलग। 29 नंबर क्वेश्चन, HCl में रासायनिक आबंध की प्रकृति होती है आपके सहसंयोजी होती है। HCl में रासायनिक आबंध की प्रकृति क्या होती है, सहसंयोजी होती है। HCl में रासायनिक आबंध की प्रकृति सहसंयोजी होती है। जब दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन की साझेदारी के फलस्वरूप रासायनिक बंध बनता है तब उसे सहसंयोजी कहते हैं।
अधिकांश सहसंयोजक यौगिक साधारण अवस्था में गैस या द्रव या वाष्पशील ठोस होते हैं। सहसंयोजक यौगिक द्रवित अवस्था या विलयन की अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं, क्योंकि इन अवस्थाओं में ये आयन उत्पन्न नहीं करते हैं, किंतु HCl के जलीय विलयन विद्युत का सुचालक है। HCl का जो जलीय विलयन क्या है आपका? विद्युत का सुचालक है। अगला 30 नंबर क्वेश्चन, एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या, एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या क्या होगी? नाभिक की द्रव्यमान संख्या न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्याओं के योग होगी। ये तो बात सही है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्याओं की क्या होगी? योग होगी। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की कुल द्रव्यमान होगी हमेशा परमाणु भार से अधिक होगी, हमेशा अपनी परमाणु संख्या से कम होगी। तो इसमें से क्या हो जाएगा आपका? 1 हो जाएगा सही। देख लेते हैं, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को उस परमाणु के नाभिक की द्रव्यमान संख्या कहते हैं। द्रव्यमान संख्या तत्व के परमाणु भार के लगभग बराबर होता है। 31 नंबर क्वेश्चन, तत्वों की द्रव्यमान संख्या मास नंबर उस परमाणु के नाभिक में मौजूद डैश के बराबर होता है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 32, कपूर को निम्न में से किसके द्वारा शुद्ध किया जाता है? तो आपका ऊर्ध्वपातन द्वारा क्या किया जाता है? शुद्ध किया जाता है। कपूर को ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया द्वारा शुद्ध किया जाता है। ऐसी प्रक्रिया जिसमें ठोस को गर्म किए जाने पर हुए द्रव अवस्था में आने के बदले सीधे वाष्प में परिणत हो जाता है तथा वाष्प को ठंडा किए जाने पर पुनः ठोस अवस्था में आ जाता है, ऊर्ध्वपातन कहलाता है। ठीक है, तो ऊर्ध्वपातन किसको बोलेंगे? ठोस से किस में बदलेगा? वो ठोस से गैस में बदलेगा, और गैस से आपका फिर से ठोस में आ जाए उसको निक्षेपण कहा जाता है। उसको क्या कहते हैं? उसको निक्षेपण कहते हैं। इसके अन्य उदाहरण कपूर, नेफ्थलीन, अमोनियम क्लोराइड, बेंजोइक अम्ल, शुष्क बर्फ आदि इसके उदाहरण है। किसका? ऊर्ध्वपातन का। 33 नंबर क्वेश्चन 3.0 में पूछा, यदि हम कपूर को खुले बर्तन में रखें तो उसकी मात्रा बराबर घटती रहती है। इस घटना का नाम क्या है? इस घटना का नाम है आपका उत्सादन। उत्सादन बोल सकते हैं या ऊर्ध्वपातन बोल सकते हैं। ठीक है, उत्सादन या ऊर्ध्वपातन। 34 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक नहीं है? यौगिक आपका दूध यौगिक नहीं है ना। चौक भी है, सोडियम क्लोराइड, अमोनिया, इस, लेकिन दूध क्या यौगिक नहीं है? दिए गए विकल्पों में दूध यौगिक नहीं है, जबकि सोडियम क्लोराइड, चौक, अमोनिया यौगिक है। दूध एक ऐसा क्लोराइड है जिसमें पानी में वसा के कण घुले होते हैं और साथ ही साथ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन और खनिज भी घुले होते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन पर चलिए, गैल्वेनाइजेशन होता है। गैल्वेनाइजेशन आपका लोहे पर जस्ते का निक्षेप होता है। गैल्वेनाइजेशन इसलिए किया जाता है ताकि लोहे पर जंग ना लगे। गैल्वेनाइजेशन जस्तीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा लौह धातु पर जस्ते को लेपित किया जाता है। यह परत सुरक्षात्मक आवरण के रूप में कार्य करती है जो धातुओं के क्षरण को रोकती है। जैसे जैसे लोहे पर जंग लगने से बचाने के लिए उसे जस्ते द्वारा लेपित करते हैं, ऐसा लोहा गैल्वेनीकृत लोहा कहलाता है। अगला 36 नंबर क्वेश्चन चलिए देखते हैं। लौह पात्र को गैल्वेनाइज करने हेतु प्रयुक्त किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? जस्ता का प्रयोग किया जाता है, जस्ता का। गैल्वेनाइज्ड लोहे की पाइप पर परत होती है। गैल्वेनाइज्ड लोहे के पाइप पर परत होती है, किसका होती है? जस्ते की परत होती है। क्वेश्चन नंबर 38, CO कार्बन मोनोऑक्साइड समूह का बॉन्ड क्रम क्या होगा? इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। ठीक है ना, तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए पहले देखते हैं कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है आपका? 6। तो कैसे लिखेंगे इसका विन्यास? 2 4। ऑक्सीजन का कितना होता है? 8। तो कितना लिखेंगे इसको? 2 और 6 लिखेंगे। इसके लास्ट ऑर्बिट, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में ऑक्सीजन में कितना इलेक्ट्रॉन है? 6 गो इलेक्ट्रॉन है, और कार्बन में कितना है आपका? 4 गो है। तो इसको हम लोग किस प्रकार से बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं? तो कार्बन का कितना हो गया आपका? 4 गो। कितना इलेक्ट्रॉन है? 4 गो। और ऑक्सीजन का कितना है आपका? ऑक्सीजन का आपका 6 गो है।
1 2 3 4 5 6। तो किस प्रकार से बॉन्ड बनाएगा बताइए। तो इसको भी चाहिए, इसके पास 6 गो है लेकिन चाहिए इसको 8 गो, इसके पास कितना है 4 गो, है ना, 4 गो है इलेक्ट्रॉन, 4 गो इलेक्ट्रॉन है, लेकिन कितना चाहिए इसको 8 गो इलेक्ट्रॉन चाहिए। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए 8 गो, या तो 2 होना चाहिए नहीं तो 8 होना चाहिए। तो किस प्रकार से बनाएगा बताइए। तो कार्बन तो कार्बन के पास कितना है आपका 4 गो, 1 2 3 4। और ऑक्सीजन के पास कितना है आपका, ऑक्सीजन के पास है आपका 6 गो, है ना। तो 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। और ये 2 लोन अगर मिलेगा ना तो एक बॉन्ड का निर्माण करता है, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड, ठीक है ना। तो इसमें बॉन्ड ऑर्डर की बात करते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, 1 2 3, है ना। कितना हो जाएगा आपका 3। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 3 सही हो जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से बना सकते हैं, नहीं तो इसमें जो दिया गया विश्लेषण इस प्रकार से भी आप बना सकते हैं, इस प्रकार से भी क्या कर सकते हैं आप निकाल सकते हैं, ठीक है। अगला है 39 नंबर क्वेश्चन। जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर, सोडा वाटर क्या हो जाएगा आपका अम्लीय प्रकृति का, सोडा वाटर क्या आ जाएगा आपका अम्लीय प्रकृति का हो जाएगा। जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर अम्लीय प्रकृति का होता है। CO2 प्लस H2O क्या बनाएगा H2CO3 कार्बोनिक अम्ल बना लेता है, अतः विकल्प क्या आ जाएगा सी अम्लीय प्रकृति हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन। रेत और नैप्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जा सकता है। तो ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा क्या किया जा सकता है अलग किया जा सकता है। कुछ ठोस पदार्थ ऐसे होते हैं जिसे गर्म किए जाने पर वे द्रव अवस्था में आने के बजाय सीधे वाष्प में बदल जाते हैं और वाष्प को ठंडा करने पर पुनः सीधे ठोस अवस्था में आ जाते हैं। ठोस पदार्थों को ऊर्ध्वपातज या इस क्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। इस विधि द्वारा कपूर, नैप्थलीन, अमोनियम क्लोराइड आदि पदार्थ शुद्ध किए जाते हैं। रेत और नैप्थलीन के मिश्रण को ऊर्ध्वपातन द्वारा अलग किया जाता है, ठीक है ना। तो आज हम लोग 40 क्वेश्चन ही रखेंगे, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, रिवीजन करते रहिए। करंट अफेयर पूरा डाला गया है, आपको पूरी 1 साल का है उस पर डाला गया है। आप जाके वहाँ पर क्या कर सकते हैं देख सकते हैं, रिविजन कर सकते हैं।